चंद्र कह गए सिंहासन ऐसे कलयुग नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल का डिस्कशन करने। टाइटल का नाम है सॉइल ऑफ इंडिया, भारतीय मृदा। आज हमारा यह दिन खास भी है। खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ में कुछ हमारे नए साथी आज हमारे साथ लाइव हैं। जो नए साथी लाइव हैं उनका परिचय करा दूं। जो साथी नए लाइव हैं वो भवानी बैच के बच्चे हैं। भवानी बैच जो कि हम लोगों के द्वारा अभी एडमिशन लिया गया था भवानी बैच के अंदर, उस बैच के विद्यार्थी हैं। संभवतः उनके साथ हमें शुरुआत इकोनॉमिक्स से करनी थी, लेकिन हमारी तबीयत ने कुछ साथ नहीं दिया। जब हमारी तबीयत ने साथ नहीं दिया तो फिर हमें कुछ दिन की मोहलत लेनी पड़ी और जो हिस्से हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बचे हुए थे उनमें भी उन्हें साथ साथ ले लिया, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इंतजार किया है आज के दिन का। चूंकि उन्हें सारी क्लासेस हमने सारी पुरानी वाली भी लाइव कर दी हैं, देखने योग्य कर दी हैं, तो वह आसानी से उन सभी क्लासेस को देख पाएंगे। और आज से जो हमारे साथ शुरू हो रहे हैं और जिस दिन हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, संभवतः हम 7 दिन के भीतर भीतर इस हफ्ते के अंदर जितने भी टाइटल्स हैं, क्योंकि आज के टाइटल में हम मृदा टाइटल पर हैं, इसके साथ साथ हम चट्टान वाले पर है, क्योंकि 7 दिन हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी। उसका हमें दुख भी है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आपने इतनी समझ दिखाई थी, इतना पेशेंस रखा था। आप सबकी सिफारिश पर, आप सबके कहने पर, आप सबके अनुग्रह पर मैंने अपनी क्लासेस को होल्ड किया था, क्योंकि मैं बोलने में सक्षम नहीं था उन दिनों। और अभी भी, हालांकि मेरी आवाज पुनः वापस वाली तो लौट कर नहीं आई है, लेकिन हाँ, मैं अभी दवा लेके, मुंह में मेरे इस समय दवा चल रही है और उसके साथ अपनी क्लासेस को यथावत कर दिया हूं, क्योंकि मुझे अपनी सेहत से ज्यादा आपका होता हुआ नुकसान दिखाई दे रहा था। तो अब नुकसान जो है वो हमारा सेहत का जो लगभग रिकवर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्लासेस पुनः शुरू करी। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं सेशन में, उन्हें संभवतः हमारे तौर तरीके ना पता हो कि हमारी क्लासेस कैसे होती हैं, क्या किया जाता है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनमें कृष्णा, AK, विजय, लक्ष्मी, विक्रांत, सभी साथी जितने भी, ज्योति, मनी, दिलीप, सुमित, मानी, साक्षी, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमिक्स जल्दी ही, मतलब इस ईश्वर ने चाहा तो इस वीक में हम बचे हुए जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के पोर्शन हैं उन्हें खत्म कर देंगे और उनके पोर्शन को खत्म करके इकोनॉमिक्स में एंट्री करेंगे। एक बालक बोल रहा है, शिवम की जितनी भी अब तक क्लासेस हुई हैं उन सबका A4 एक ही जगह प्रोवाइड करा दीजिए। आइडिया अच्छा है और वी विल वर्क ऑन इट। और पॉसिबली अगर ऐसा हुआ तो हम डेफिनेटली उसकी एक छोटी सी बुकलेट निकाल देंगे आपके लिए, और वो इनकेस अगर आपको चाहिए होगी तो आप उसे ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम बना देंगे आपके लिए। और बताएं विक्रम, वी विल ट्राई। एक बालक बोल रहा है सर, जर्नल अवेयरनेस फाउंडेशन बैच के अलग नोट्स हार्ड कॉपी में कर दीजिए। बिल्कुल AK, हम वही करने की कोशिश करेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी अभी मतलब आखिरी पड़ाव पर है, खत्म होने की स्थिति में है, और इसके हिंदी और इंग्लिश के मटेरियल पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे। तो आने वाले समय में हमारे बुक सेशन वाले सेक्शन में आपको ये उपलब्ध हो पाएगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे, है ना? हम अगेन यही बोलेंगे कि हम इसके बारे में आपको गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, वी विल ट्राई ऑन इट, ठीक है? हाँ जी, मुझे कमेंट्स मिल गए हैं आपके, है ना? अपलोड होते हैं डाउनलोड सेक्शन में भी, वही एवरी वीडियो के साथ करें। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो लोड कीजिए प्लीज प्रीवियस क्लास की। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है बेटा, सारी प्रीवियस क्लास की, है ना? कई बार क्या होता है कि सैटरडे का रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं मिला, ऐसा है क्या? अगर है तो मैं अभी अपनी टीम को बोल देता हूं, है ना? मैं पूछ लेता हूं, एक सेकेंड। सैटरडे का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिला बच्चों को, ठीक है, हो जाएगा। और बताइए। ब्रॉक लिख रहे हैं, लैपटॉप पर पहली बार क्लास ले रहा हूं, अच्छा लग रहा है।
हाँ जी, रिवर के अंदर हमने ऑलमोस्ट 5 क्लासेस ले ली थी और बुक में डायग्राम कलर्ड होने चाहिए सर, लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। लक्ष्मी, हाँ तुम्हारी फरमाइशें लंबी चौड़ी हैं, कोशिश करेंगे कि हम बुक भी ना दें आपको, केवल पीपीटी उपलब्ध जो करवाई है उन्हीं को। हाँ, वीर लिख रहे हैं सर धर्म संकट हो गया, 2 लाइव कैसे प्रेजेंट होंगे, तो बाकी क्लास बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया है वो पार्ट 5 वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा आपको, है ना, मैंने टीम को जस्ट अभी बोला है। कब तक रिजॉल्व होगा? एक्चुअली बेटा क्या होता है, सर्वर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना तो दिक्कत होती है, तो वो रिजॉल्व कर देंगे उस चीज को, ठीक है। अब शुरू करें अपन लोग, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का टाइटल है सॉइल। सॉइल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में पहले इंट्रो दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉइल असल में है क्या? आप और हम जो भी चीज देख रहे हैं ना इन दिनों पे, देखने से मतलब क्या है, जो भी विजिबल है आपको इस समय, भाई जो अदृश्य चीजें, जैसे आप हवा नहीं देख सकते, आप देख क्या सकते हैं, या तो इंसान मूर्त रूप में जिन्हें को कहा जाता है, टेंजिबल गुड्स जिन्हें कहा जाता है, मूर्त वस्तुएं। उन मूर्त वस्तुओं में जो मूल योगदान है उसमें कहीं ना कहीं मृदा का बहुत बड़ा योगदान है। यानी इंसान के होने में, हमारे अपने सर्वाइवल में जो सबसे बड़ा योगदान है वो सॉइल का है। इसीलिए शायद लोग कसमें भी मृदा की खाते होंगे, मिट्टी की कसम। मिट्टी असल में है क्या? मिट्टी को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं कि मिट्टी हमेशा से ऐसी ही थी जैसे आज दिखती है, उठाई हवा के साथ उड़ गई। ये पहली भ्रांति है, भ्रांति यानी कि पहला डाउट है। हाँ जी, नए विद्यार्थियों को मैं याद दिला दूं कि हमारी क्लासेस में शुरुआत में जो भी आपके इश्यू हैं या फिर जो भी, मतलब कोशिश हम ये करते हैं कि आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना आए, लेकिन सेशन की रिकॉर्डिंग में, लाइव चलने में दिक्कत आती है तो शुरुआती 5 मिनट में उन्हें सुनते हैं और अंत के भी 5 मिनट सुनते हैं। बाकी समय बैठ करके आप सिंसियरली पढ़ें, यही आपका प्रयास सार्थक प्रयास कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं अपने आसपास सराउंडिंग में, जो भी चीज देख रहे हैं, हमें लगता है कि मिट्टी एज इट इज जैसे आज दिख रही है, कि रेगिस्तान में गए तो भर भर के धोरे हैं, और नदी के किनारे गए तो बीच पर बीच की सैंड पड़ी हुई है, घर के किनारे पर देखा तो मम्मी ने जो झाड़ू से बाहर फेंकी थी वो मिट्टी है। मिट्टी धरती पर ऐसे ही थी ऐसा लगता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। वैज्ञानिकों का मत है कि कभी धरती पर मिट्टी थी ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब आप तो आपने एकदम अलग ही बात बोल दी। जी हां, अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो मिट्टी तो एक प्रोडक्ट है, ये मूल रूप से कभी धरती पर थी ही नहीं। बोल सके तो पहली बार पता कर रहे हैं हम ये वाली बात, मूल रूप से मिट्टी थी ही नहीं, तो क्या? हमने कहा मूल रूप से या तो यहां पत्थर थे या फिर यहां पर लावा फैला हुआ था, तो फिर मिट्टी कैसे आई? मैंने कहा आज के सेशन में पढ़ेंगे। मिट्टी बनने की प्रक्रिया, यानी कि सॉइल बनने की जो प्रक्रिया है, मृदाकरण जो है, उसे आज हम जानेंगे। इसके साथ साथ तो इसका मतलब सर सॉइल नई बनती है क्या? अरे हमने कहा हाँ भाई, सॉइल निरंतर बनने वाली चीज है। सर निरंतर बनने वाली चीज है मतलब नई मिट्टी बनती है हर दिन। क्या बात कर रहे हो? फिर तो सर सॉइल एकदम लाइव सजीव वस्तु हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, नया बन रहा है। क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था जब भी कोई नई चीज बनती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि सेल। क्या सर सेल वाली हालत है क्या? मैंने कहा नहीं, बस यहां थोड़ी गलती कर गए। सेल एक थी, उससे अनेक बनी, नहीं थी वहां से बनी। सॉइल के केस में सॉइल एक डिके प्रोडक्ट है, यानी जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो मिट्टी में मिल जाती है। सर तो फिल्मी डायलॉग हो गया। कभी सुना था इस तरह का डायलॉग दिया जाता है कि हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में ब्रजमोहन कुमार सर 110 हो गए क्लास का ड्यूरेशन और अभी तक 56 क्लासेस लिए, तो चाहते क्या थे ब्रजभूषण? ब्रजमोहन, कोई भी चीज तुमको गुमराह करने वाली थी क्या? तुम यहां पर लिख रहे हो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं। अगर आपको गुमराह लगता है तो डे 1 पर जब हमने कोर्स लॉन्च किया था उस समय पर बोला था कि वीक में 5 दिन ही क्लास होगी, हर दिन 1 घंटे ही क्लास होगी। गुमराह तो शायद आपके समझने में, मेरी एक ही जो मेरे को ताकत लगती है वो केवल इतनी है कि मैं बच्चों के सामने जो बातें रखता हूं वो ऑनेस्टी के साथ रखता हूं। और ऑनेस्टी मेरी ये है कि मैंने जिस दिन भी बच्चों के सामने क्लासेस की जिक्र की हैं,
हमेशा यही बोला है, वीकली 7 दिन में से 5 दिन क्लास होती हैं, 5 दिन की क्लासेस होती हैं। समटाइम्स उन 5 क्लासेस में से आप लोगों के पास कुछ ऐसे केसेस आ गए। क्या केसेस आए? 7 दिन तक हमारा बीमार होना हो गया, और बीच में 7 दिन के लिए जब मैं आउट ऑफ इंडिया था, दोनों ही कंडीशन आपको बता के था। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको गुमराह किया गया है, तो आप गुमराह रहिए, इसमें मेरे को भी बुरा कुछ नहीं लगेगा। मैंने साल भर का ड्यूरेशन लिया है, साल भर के ड्यूरेशन में मैं कोर्स खत्म करा दूंगा। हाँ, आपकी आपत्ति क्या हो सकती है मैं वो जानता हूं, मैं आपको पहले ही टोक के बीच में बता देता हूं। आपत्ति आपकी ये हो सकती है कि आपको जल्दी होगी कि इस चीज को जल्दी से खत्म किया जाए। मेरे को जल्दी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही फाउंडेशन बैच है। पूरा 1 साल मैं लूंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा और अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप अगर गलत जगह आ गए हैं तो आपके पास इससे भी कई कम कीमत में 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में बहुत सारे टीचर्स भर भर के नॉलेज पढ़ा रहे हैं। एक दिन में कोर्स खत्म करा रहे हैं। 12-12 घंटे की मैराथन में पूरा मैथ खत्म करा दे रहे हैं। 12-12 घंटे की मैराथन में पूरा जीके खत्म करा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने करा रखा है, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। रही इस चीज की बात, आपको गुमराह किया गया, यदि आपकी ये सोच में है तो आप जाकर अपनी सोच का इलाज कराएं। क्योंकि मैंने डे 1 से 5 डे ए वीक, और उस बीच में ये जो 14 दिन का गैप है, जिसमें 7 दिन का हमारा बाहर जाना और 7 दिन का उसमें होना, हम आपको अगर आज ये बोलते कि आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर है और सीधा पीछे से सारे लेक्चर खत्म कर दिए होते, तो मेरे लिए यह आपत्तिजनक होता। ठीक है, तो ब्रजमोहन, आपने अपने 1999 में ना तो मुझे खरीद लिया है, नंबर 1 चीज समझें आप, और दूसरी ये भी आप समझें कि मैंने जो डे 1 से कमिट किया था उतनी ही ईमानदारी से आज तक चल रहा हूं। एक भी कंटेंट में आज तक किसी भी प्रकार की कारस्तानी ये तक नहीं की कि इसकी घास कटा दी जाए। रिवर जैसा चैप्टर 5 दिन तक पढ़ाया गया है। संभव था कि मैं 1 दिन में उसे उड़ा देता कि ये हो गया रिवर खत्म, 1 घंटा पर्याप्त था उसके लिए। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन के 5 घंटे का मतलब समझते हैं? मुझे आपको जवाब इसलिए देना है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि सर रहने दीजिए, उसे जवाब मत दीजिए। जवाब इसलिए देना है क्योंकि जो क्लास 1 घंटे में ऑनलाइन में होती है, वही क्लास ऑफलाइन में 2 घंटे की होती है। ऑफलाइन के टीचर्स उसी क्लास को 2 घंटे में खत्म करते हैं, क्योंकि हम यहां पर मटेरियल रिटर्न देते हैं, वो आपको बोल बोलकर लिखवाते हैं। बोर्ड भरते हैं ताकि आप उस बोर्ड को नोट कर सकें। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पर सारा मटेरियल आपको डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, आप उसे आराम से डाउनलोड करें, आप उसका प्रिंट निकालें, ये सारी सुविधाएं आपके लिए होती हैं, है ना। उसके बावजूद भी आपको लगता है तो आप फ्री हैं, आप आराम से जाइए, पधारिए, जहां पढ़ना है पढ़िए। आपने मतलब ये थोड़ी लगा मेरे साथ पानी ग्रहण संस्कार थोड़ी हुआ है आपका। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। चलिए चलें आगे। नहीं, गोली वोली नहीं मारनी है, लोकतंत्र है, सुनने का अधिकार है सबको। हम लोगों ने जो क्लासेस करी हैं, अगर मैंने 56 घंटे भी क्लास की हैं, तो आई कैन प्राउडली से कि ये ऑफलाइन की कम से कम 120 घंटे की क्लास के बराबर है। और 120 घंटे मैं अगेन प्राउडली कह सकता हूं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में बैठकर इतने दिन की ज्योग्राफी पढ़ लेना, गारंटी है, ठीक है। और रही बात इस चीज की कि अगर मेरा ये काम साल भर में भी खत्म नहीं हुआ ना, हालांकि मैं साल भर में 100%, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुश्किल से 1 महीने का सब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट का ड्यूरेशन पता है, ज्योग्राफी टाइम लेता है। इकोनॉमिक्स मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको जल्दी है तो बताइए, मेरे पास तो टीचर बहुत सारे हैं, 21 टीचर हैं। कहिए, मैं तो पैरेलली लगा दूंगा, अपने बगल में टीचर खड़ा कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बताइए, एक टीचर क्लास रोजाना, जहां से मेरे आरएएस बैच में चल रही है, ऐसे भी हो जाएगी। तो आपकी इच्छा है कि आप मुझसे पढ़ेंगे, और मुझसे पढ़ेंगे तो मेरी तो खुद की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके साथ आपको पढ़ना होगा, है ना। मैंने कई बार पूछा है, अभी भी पूछता हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं काफी सारे टीचर्स की क्लासेस जो मेरे और सब्जेक्ट के टीचर हैं वो तो पढ़ा करके महीने भर में कोर्स खत्म करा देंगे। पूरी फौज है मेरे पास तो, ठीक है ना, लोड मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है, अगेन हम आते हैं, मतलब उस बालक का अपना समझ था, संभवतः उसका समझ दूर हुआ होगा, और एटमैक्स ये हो सकता है कि वो हमारा विरोधी हो गया होगा। अगर विरोधी भी हो जाएगा तो 2 गंदे कमेंट करेगा, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी हमें बहुत प्यार और बहुत नफरत मार्केट से मिली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा कि इंडियन सॉइल के बारे में, सॉइल कैसे बनी। तो बोले सर सॉइल चमत्कार हुआ क्या। चमत्कार कैसे, मिट्टी बनी कैसे सर। हमने कहा मिट्टी इंसान को नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने कभी मिट्टी पैदा ही बनाई नहीं थी। तो बोले फिर, हमने कहा यार इसके पीछे सॉइल बनने की प्रक्रिया होती है, और सॉइल रेगुलर बनती है। तो बोले रेगुलर बनती है मतलब, हमने कहा यार ये डिके प्रोजेक्ट है। डिके मतलब कहते हैं ना कि कोई मर गया तो मिट्टी में मिल गया।
अपन तो क्या सोचते हैं, सुपुर्दे खाक, मिट्टी में दफन कर दिया। असल में आप ये भूल जाते हैं कि मिट्टी में दफन करके भी उसको आपने मिट्टी ही बना दिया। इंसान जब पंच तत्व में विलीन होता है, किसी भी प्रक्रिया से हो, चाहे उसे जलाया जाए चाहे दफनाया जाए, दोनों ही प्रक्रिया से वो मिट्टी में बदलता है। जला दिया तो भी लास्ट में राख बचती है जो मिट्टी है, और इंसान को दफनाया जाए तो भी वो डिके प्रोसेस के माध्यम से मिट्टी बनता है। पेड़ जो बड़ा हुआ है मिट्टी में टिककर, जब खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सूख जाता है, तो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी बनना जो है वो एक डिके प्रोसेस है, क्षरण का प्रोसेस है। टूटकर, पिघल कर, टुकड़ों में बंटकर क्षरण के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। तो बोले सर अच्छा, तो यानी कि मिट्टी अपने आप में वो प्रक्रिया है जिसका बनना एक स्टोरी है। हमने कहा हाँ, और इस स्टोरी में बहुत सारे वो होते हैं, किरदार होते हैं। बोले कौन से किरदार होते हैं? मैंने कहा आज बताएंगे कौन से किरदार है, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी के लेवल क्या होते हैं, मिट्टी कहां कहां पर कैसे कैसे मिलती है, इंडिया में कितने टाइप की मिट्टी मिलती है, अकॉर्डिंग टू यूएसए मिट्टी कितने प्रकार की है। आज के चैप्टर में इन भागों के ऊपर चर्चा की जाएगी, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को 5th ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 5th लेक्चर नहीं मिल रहा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी क्लास का जो 5th रिवर वाला लेक्चर है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। मैंने अभी टेक्निकल टीम से बात कर ली है, आप फिक्र ना करें, ठीक है। कल हो जाएगा, टीम का ऐसा कहना है, मैसेज आ गया है, ठीक है। रिवर का जो 5th लेक्चर है वो कल तक आपके सामने आ जाएगा। तो मृदा क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया, और मृदा अपक्षय से बनती है, यानी कि डिके से बनती है। ये बातें मैंने आपको बता दी। अब डिके कैसे होता है, डिके कैसे होता है तो इसके बारे में जानिए। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, और उस कहानी के अंदर क्या सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसके आगे की पंक्ति अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, जिसमें कहा गया है कि रस्सी जब पत्थर पर चलती है तो उस पत्थर को भी घिस देती है, पत्थर पर पड़त निशान। वो लाइन क्या है वो जल्दी से बताइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी पत्थर पर भी रस्सी को लगातार घिसा जाता है तो वो उस पत्थर पर भी अपने निशान छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? निशान छोड़ देता है। तो इस मुद्दे को समझिएगा कि जब पत्थर पर आप रस्सी को लगातार घिसते हैं तो वो जिस जगह अपने निशान छोड़ती है, वो निशान असल में हुए कैसे? उस रस्सी ने उस पत्थर को घिस घिस कर यहां से मिट्टी का निर्माण किया है। मेरे प्यारे साथियों, मिट्टी बनने की सबसे बड़ी प्रक्रिया अपर्दन है। अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन। असल में अपर्दन से पहले जो मिट्टी का, देखिए अपर्दन में कहा किसको, अपर्दन किसको कहा गया? मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना अपर्दन है। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण के अंदर, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर जो चट्टानें थी उनके वेदरिंग के कारण, यानी उनके ऊपर लगातार मौसम की वजह से परिवर्तन होने के कारण, निक्षेपण बदलने के कारण उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। ठीक है, तो यह बात अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर मिट्टी क्षरण से बनती है, डिके से बनती है? हमने कहा हां। सर जो बनकर आती है फिर उसमें क्या होता है? हमने कहा उसके अंदर 4 प्रमुख चीजें होती हैं। देखिए ये जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में है। आप में से कोई भी साथी जो भी बातें लिख रहा हो लिखता रहे, एंड में ये सारा कंटेंट आपको वीडियो के साथ अपलोडेड फॉर्मेट में इसी तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंत में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर A4 अलाइनमेंट में भी आपको ये पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है? कार्बनिक पदार्थ, पानी, खनिज और वायु, इस रूप में मृदा के मुख्य घटक पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, खनिज और वायु, इन 4 रूपों में मृदा के मुख्य घटक पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर मिट्टी में हवा? हमारे तो सर समझ में ही नहीं आई ये वाली बात। मिट्टी में हवा होती है क्या? मिट्टी तो जनाब कहां तक होती है? हमने कहा मिट्टी बहुत दूर तक नहीं होती है। मुश्किल से जिस सतह पर आप खड़े हैं 1 इंच 2 इंच, मुश्किल से मुश्किल 1 फीट, जब रेगिस्तान में घुस गए तो 8-10 फीट, बाकी उसके नीचे तो फिर चट्टान ही आती है। अच्छा, तो वो सर जो मिट्टी जहां है उसमें मट्टी होती है? हमने कहा बिल्कुल। और ये जो वायु है ना, इसका अपने आप में बड़ा रोल है। क्या रोल है सर? हमने तो आज तक नहीं समझा। हमने कहा बताते हैं। असल में ये जो एयर आपको दिखाई दे रही है, असल में इसी कारण से
प्लांटेशन हो पाता है। अब सर ये क्या कहानी है, प्लांटेशन हो पाता है का मतलब? हमने कहा जो प्लांट लगते हैं ना उसमें इस एयर का बहुत बड़ा योगदान है। सर नहीं समझे हम, तो अभी समझाते हैं। आप में से कितने लोग खेतीहारी हैं हमें नहीं पता। अगर किसी ने अपने गांव में खेत खलिहान देखे हैं तो खेत खलिहान में आप सबने एक सबसे कॉमन प्रक्रिया देखी हो। कौन सी कॉमन प्रक्रिया? खेत में कोई भी नया सीड डालने से पहले जो सबसे पहला काम किया जाता है वो क्या किया जाता है पता है? जुताई, प्लगिंग, जिसमें इस पूरे खेत में एक ट्रैक्टर के पीछे हल लगाकर इसे पूरी तरह से जोता दिया जाता है, यानी इसके अंदर पूरी तरीके से इसे तोड़ा जाता है। अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो भैया कौन से गोले से उतरे हो ये साथ साथ बता देना। बोले प्लगिंग की बात क्यों बता रहे हो सर? हमने कहा प्रभु इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मिट्टी सीड के अंदर जो असली ग्रोथ है ना वो वायु के कारण दे पाती है। जो अपन जो जोत लगाते हैं उसको लगाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है, दो बड़े कारण होते हैं। जोत क्यों लगाई जाती है ये पता होना चाहिए, बहुत ही बड़ी चीज है। और वो क्या है? जोत लगाने के बहुत बड़े दो कारण। पहला कि इस माध्यम से जब वो गड्ढा बनता है तो एटमॉस्फेरिक एयर गहराई तक जाती है और उस वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन मिल जाती है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात क्या है? ऑक्सीजन का तो मिलना इसकी वजह से होता ही है। और दूसरी बात क्या होता है, मिट्टी में आपने जब पानी दिया तो पानी देने से जमीन के अंदर का जो पानी है वो केशिका यानी कैपिलरी बन करके वहां से बाहर निकल करके एक्सटर्नली बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाता है, जिस प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं, जिस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन आप लोगों ने पेड़ पौधों से सुना है, लेकिन जो जमीन से पानी का निकल जाना है, जमीन से पानी शुष्क बनती है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है ना कि जमीन के अंदर जो कैपिलरी बनी, जो केशिका बनी, वो जमीन के पानी को अपने साथ नलिका बनाकर बाहर फेंक देती है। तो ये जो प्रक्रिया है ना पानी को निकालकर बाहर फेंकने की, तो केशिका को तोड़ने में, केशिका जिसे आप कैपिलरी बोलते हैं, उस कैपिलरी को तोड़ने के लिए जुताई काम में आती है। दो सबसे बड़े कारण। तीसरा जो कारण लोग बताते हैं कि सर इसकी वजह से सीड अंदर तक डाला जा सकता है। चौथा कारण लोग बताते हैं कि सर इसकी वजह से जो भी वहां पर खरपतवार थी वो पूरी हट जाती है। वो तमाम कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख दो कारण है जिसकी वजह से ये किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोविंद पूछ रहे हैं यूपीएससी के लिए, मैं कह रहा हूं यूपीएससी का पेपर उठाकर देख लेना एक बार। अपनी ज्योग्राफी इस वीक में खत्म हो जाएगी, पेपर उठा करके मेरी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी से यूपीएससी कोई सा भी स्टेट पीसीएस उठा के देख लेना। ठीक है, मस्त रहिए। आपने जो मात्र 1999 में मुझे खरीदा है ना, मैंने इसमें 25,000 रुपए की ज्योग्राफी पढ़ा दी है। खुद ने पढ़ी थी, जब फीस दी थी मैंने 25,000 रुपए यूपीएससी की तैयारी में। वो ज्योग्राफी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, और अभी तो इसमें ना जाने क्या क्या देने वाला हूं। पर चक्कर क्या है ना, कुछ लोग पैदाइशी मजदूर होते हैं, साइकोलॉजिकली मजदूरों वाले होते हैं, और कितना माल देगा तब जाके जानेंगे। ज्ञान का लेवल उनको मैटर ही नहीं करता। उनके लिए तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा दो, उनका भला हो जाएगा। खैर कोई नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगी। करण रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और जो दो क्लासेस नहीं दिख रही वो आ जाएंगी, चिंता मत करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नटराज बैच में ज्योग्राफी पढ़ा दो बेटा, मैं इस वाले बैच को वहां डाल दूंगा, जैसे पूरा हो जाएगा ना, उन बच्चों की डिमांड पर अगर चाहिए होगा तो यहां से वहां डाल देंगे। वहां के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पे। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बोले सर ऐसा हुआ तो आपने जुताई के बारे में बताया, सर मिट्टी में वायु का क्या योगदान है? अब मैंने कहा आखिरी एक पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से सुनिएगा। बताइए, जब भी न्यू मेटाफोर की बात की जाती है, मैंने कल परसों की क्लास में बताइए, जल्द बताइएगा, भीतर कणिका के बारे में मैंने बताया था। न्यू मेटाफोर यानी मैंग्रोव वनस्पति की वो जड़ें जो सांस लेने के लिए बाहर आ जाती हैं। कुछ याद आ रहा है? न्यू मेटाफोर कल के लेक्चर में मैंने बताया था, परसों के लेक्चर में बताया था कि वो जड़ें जो सांस नहीं ले पाती। अब सुनिएगा ध्यान से, अब एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपने इतना कभी गहराई से सोचा ही नहीं होगा जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आप में से कभी किसी ने दाल भिगोने के बाद, बचपन में या अभी भी आप में से कुछ लोग स्प्राउट्स या अंकुरित दालें खाते होंगे।
नहीं खाई होगी तो अंकुरित होते हुए घर में जरूर देखा होगा अनाज। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आपने दालों को एक कटोरे में लिया और लेकर के कटोरी कटोरा जो भी बाउल है आपने उसमें लिया और उसमें पानी भर दिया, आप पानी भर के रखिए, 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, वो अंकुरित नहीं होगा। आप उसमें पानी भर दीजिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, वो अंकुरित नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बस नहीं होगा, वो नाराज हो जाता है अंकुरित होने से। बोले क्या मतलब? दालें अंकुरित होती ही तब हैं जब उन्हें एयर मिलती है। तो सर हमारे घर में तो हो जाता है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि पहले वो पानी सोख कर मोटा होता है और मोटा होने के बाद सुबह वो वाटर सरफेस से ऊपर निकल आता है। जब वो वाटर सरफेस से ऊपर निकलता है तो सरफेस से ऊपर निकलकर वो एयर एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे उसमें से सीडलिंग निकलता है, यानी वो अंकुरित हो जाता है। तो जो बच्चे लिख रहे हैं ना कपड़े में गीला करके रखते हैं, वो क्यों रखते हैं पता चल गया? गीला कर दिया, इतना ही पानी चाहिए था। कभी भी कोई भी प्लांट लगाइए, अगर आप उसको पूरी तरह पानी से भर देंगे प्लांट सूख जाएगा। आप में से कई लोग पूछेंगे धान की खेती कैसे हो जाती है? धान का पौधा लगाया जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन चाहिए उसको, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए पैदा होती है। जड़ों के विकास के लिए पहले पानी की जरूरत होती है, लेकिन फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सर इसका कोई और उदाहरण? मैंने कहा और सुनो। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, मैंग्रोव कहां पैदा होता है? दलदल में। दलदल में क्या होता है? दलदल में जो मिट्टी के मध्य पोर हैं उनको पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है। दलदल है क्या? मिट्टी के बीच के जो स्थान है उनमें पानी भर जाए तो वो कीचड़ जैसा बन जाता है, दैट इज दलदल। वहां पौधा उग नहीं सकता, इसलिए जड़ें ऊपर बाहर निकल कर आ जाती हैं और वायवीय श्वसन करने लगती हैं, जिन्हें न्यू मेटाफोर कहा जाता है। आखिरी चलिए एक पॉइंट और बता देते हैं, क्योंकि जिन्हें जरूरत नहीं थी उनके लिए तो केवल 50-25% वायु होती होगी, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे जरूरत है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से आप इसको जानेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आखिरी बात, अगर आप खेतीहारी परिवार से रहे हैं, खेती नहीं रही तो किसी के घर में खेत देखे हैं, तो क्या आपने कभी देखा है एक शब्द होता है हमारे राजस्थान में, आपके पता नहीं क्या कहते हैं, निराई और गुड़ाई। हमारे खेतों में जब भी फसलें लगती हैं तो जैसे ही फसलें लगती हैं उसके बाद में निराई और गुड़ाई, खुरपी से लेकर के पौधे के बगल में जड़ों के मध्य खुरपी से जगह मार मार के छेद किए जाते हैं। अगर देखा है तो बताइए। राहुल सर आप सबके मन के क्वेश्चन को हल कर देते हैं पूछने से पहले, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता हूं तब भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना। निराई गुड़ाई सुना है? वो निराई गुड़ाई क्यों की जाती है? ताकि मिट्टी में छेद होने से उसके पास हवा पहुंच सके। तो बोलो अब यहां तक बात समझ में आई? दीपू कर देंगे बेटा, रिजॉल्व कर देंगे, कल तक सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है? निराई के माध्यम से हवा मिलती है, ठीक है? डन हो गया? बढ़े। जिन फसलों को पानी के अंदर भी बोया जाता है ना, उनका उद्देश्य भी, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि वाटर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं। बेटा आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, आज मैं घर पे अकेला हूं, मुझे जाकर के नीचे से गेट खोल के आना है। 2 मिनट वेट करिए प्लीज आप लोग।
हाँ जी, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ रही कहानी। मृदा के अंदर वायु का क्या योगदान रहा, यह समझ में आ गया, पांचों की चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं साहब। अब मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। कई बार वनडे एग्जामिनेशन में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट इज पेडोजेनेसिस? मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। भाई कुछ बच्चे यहां पर क्लास के अंदर बराबर अब एक ही चीज पर अटके हुए हैं। कुछ लोग अटके हुए हैं कि सर आरएनए क्यों नहीं हो रहा है, कुछ लोग अटके हैं पुराना वीडियो क्यों। आपने मुझे कॉल सेंटर बना लिया, क्लास नहीं पढ़नी है, आपको आंसर्स चाहिए। आरएनए क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दिन भर में मैं 3 इशू ऑलरेडी कवर कर रहा हूं। आरएनए के अंदर 5 इशू कवर होते थे, 3 से काम चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर जबरदस्ती के इश्यूज लाने की आवश्यकता नहीं है। वनडे के क्वेश्चन में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पे डाल रहा हूं, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, और भैया अब आप लोग कमेंट करेंगे, नए बालक बीच में आए, उनको लगेगा सर रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा है शुरुआत में और अंत में रिप्लाई करूंगा। अभी चूंकि पहला दिन है कई बच्चों का, इसलिए मैं उनके सामने फिर भी रिप्लाई कर रहा हूं। थोड़े दिन बाद फिर इग्नोर करूंगा इन कमेंट्स को, फिर सोचूंगा शुरुआत में जवाब दूं और अंत में ही जवाब दूं। ठीक है, आइए। अच्छा, पेडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। कई बार इस चीज को सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, पेडोलॉजी कई बार ना मतलब इस तरह से भी कंफ्यूज करती है मृदा विज्ञान को। पेडागॉगी, वो बच्चों को शिक्षण विद्या सिखाने के तरीके हैं। पेडागॉगी और पेडोलॉजी में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मृदा जनफ्यूज पेडाजेनेसिस कहलाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं जिनसे मृदा निर्माण होता है? मृदा का जनक किसको माना जाता है? जिसने सबसे पहले यह बात पता लगाई थी तो एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीवी डाकुचेव। उनका नाम याद कर लीजिएगा, डाकुचेव। ठीक है, अच्छा, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्या प्रक्रिया है, मृदा संवर्धन कैसे होता है, सॉइल लॉस कैसे होता है, पदार्थों का विस्थापन कैसे होता है, ये सारी बातें अपन जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मृदा निर्माण के लिए कारक कौन से जिम्मेदार हैं, यानी कि किन की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1, सबसे पहले जिस फैक्टर को जान रहे हैं हम, दैट इज एक्टिव फैक्टर्स, सक्रिय कारक, और दूसरे हैं पैसिव फैक्टर्स, निष्क्रिय कारक। सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब क्या है? सक्रिय कारक जिनको आप रेगुलर देख सकते हैं, निष्क्रिय कारक जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है कि इनके वजह से भी काम हो सकता है। जैसे क्लाइमेट है, आपको रोजाना पता है कि होगा ऐसा। जैविक घटनाएं हैं, जैसे इंसान का मरना, पेड़ का गिरना, ये सब वो हैं, जीवों का अपघटित होना। ये दिख रहा है कि ये हो रहा है तो मिट्टी बन रहा है, लेकिन आपको नहीं पता होगा चट्टानों से मिट्टी कैसे बन रही है, नोटिस ही नहीं हो रही है। आपको नहीं पता होगा समय के साथ मिट्टी अपने आप कैसे रखे रखे मिट्टी हो रही है। आपको नहीं पता होगा कि पहाड़ों की घटनाओं की वजह से कैसे उनका निर्माण हो रहा है, लोकेशन की वजह से मिट्टी कैसे बन रही है, और मानव ने ऐसा क्या कर दिया जिससे मिट्टी हो गई। ये सारे कारक आप जानेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, दैट इज टाइप ऑफ सॉइल का एक बहुत बेसिक सा विभाजन। क्या? एक शब्द है जोनल और एजोनल सॉइल। जोनल और एजोनल सॉइल। अब ये क्या है? जोनल क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय मृदा क्या होती है, ये थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम जनक सामग्री भी समझेंगे। फिलहाल के लिए अवस्थिति समझिए, अंग्रेजी में इसको लोकेशन कहते हैं, समझेंगे हम, पहले इसका अर्थ समझते हैं। साथियों, क्या होता है ना, मृदा 2 प्रकार की होती है स्थिति के आधार पर। स्थिति बोले तो लोकेशन के आधार पर। कैसे? एक क्षेत्रीय है जो किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है, जैसे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी विशिष्ट स्थान पर, क्या? जिस मिट्टी के नीचे आयरन ज्यादा होगा उसके ऊपर ही लाल मिट्टी पाई जाएगी। जैसे काली मिट्टी, जिस मिट्टी के नीचे बेसाल्ट ज्यादा होगा वहीं पर वो मिट्टी पाई जाएगी। तो ये मृदा कैसी हुई? जो अपने क्षेत्र पर पाई जाती हो, जिसका पाया जाना किसी विशिष्ट स्थान पर निर्भर करता हो, वो तो कैसी हुई? जोनल मिट्टी, यानी क्षेत्र की पहचान बनती हो। दूसरी है अजोनल मिट्टी, मतलब वो मिट्टी जो कहीं से बहकर आई हो, जैसे मैदानों में मिलने वाली मिट्टी। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा, जैसे ये हिमालय पर्वत है। जब अपन ने रिवर से पहले हिमालय पढ़ा था, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, उनको देखिएगा। तो जब हिमालय से नदियां उतर करके नीचे चलकर मैदान में आती हैं तो करती क्या है? वो अपने साथ में
इन पर्वतों के पिघलने से जो मिट्टी बनी है उसे लेकर के मैदान तक पहुंचती हैं। पर्वतों के पिघलने से नदियां मिट्टी लेकर नीचे तक पहुंचती हैं। फिर से समझिएगा, ये पर्वत है, पर्वत की चट्टानें हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब नदियां उतरती हैं पहाड़ों से, पर्वतों से, तो उनके साथ जो पत्थर होते हैं वो बड़े गोल गोल प्रकार के होते हैं। आप कभी किसी नदी के किनारे जाते हैं तो मिले हुए पत्थर घर पे भी उठा के ले आते हैं, एकदम ऐसे लगता है एजेस है ही नहीं उनमें, अंडाकार आकृति के पत्थर अगर आपने देखे हो। वो अंडाकार कैसे बने? पानी के बहाव में जब पत्थर बहता गया उसके किनारे घिसते गए तो सर किनारे घिसकर गए कहां? वो मिट्टी बन गए। वो मिट्टी कहां गई सर? वो पानी के साथ बहती हुई चली गई। तो क्या समुद्र में गिर गई? अरे नहीं भाई, मिट्टी में वजन होता है। तो फिर वो तलहटी में बहती चली गई। सर तलहटी में यानी कि सेडिमेंटेशन हो गया। हमने कहा हाँ। तो क्या पानी जमीन में जम गया, मिट्टी जमीन में जम गई? हाँ। लेकिन कई बार पानी तेज बहाव के साथ आया तो उस मिट्टी को अपने साथ आगे ले गया और ले जाकर साइड में जमाता चला गया। इसी वजह से आपने मृदा के टाइप भी मेरे से सुने हुए हैं जब आपको रिवर में पढ़ा रहा था। कौन कौन से, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब बताया था बांगर सॉइल क्या है, खादर सॉइल क्या है। आपको याद होगा कि मिट्टी जो पानी नदी के साथ बहकर आई है वो रिवर के किनारे जमती चली जाती है। ध्यान आ रहा है कुछ? जो नदी के, अगर नहीं भी आ रहा दिमाग में केवल पिक्चराइज कर लो कि नदी के किनारे जो जमी हुई मिट्टी है ना, वो असल में पैदा पहाड़ों पर हुई थी, आ गई मैदान में। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर मैदानी क्षेत्र है या बिहार में कोई मैदानी क्षेत्र है, असल में वो मिट्टी आई कहां से है? हिमालय से आई है। असली स्थान कहां था? हिमालय। आ कहां गई? यूपी बिहार। अब आ यूपी बिहार गई तो वो तो वहां की लोकल मिट्टी नहीं है ना, वो तो दूर से आई है ना, तो एजोनल सॉइल हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी मृदा कम गुण पाए जाते हैं, जनक सामग्री जहां से आई है, और ये अपर्दन के कारण मृदा के कण इसके अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत दूर से चल करके आती है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा को अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो किसके कारण आती है? पानी के कारण बहती हुई आती है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अच्छा अब सर ये लाल, पीली, काली कितने प्रकार की होती हैं? मैंने कहा वेट करो, सब बताएंगे। पहले मृदा का जन्म तो होने दो, फिर प्रकार भी बताएंगे कितने प्रकार की है, फिर लोकेशन भी बताएंगे कि कौन सी कहां पर मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, विशेष रूप से स्टेट पीसीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज बनी, मृदा की उत्पत्ति जनक सामग्री के आधार पर। तो जो अपने टाइप अपन ने पढ़े हैं ना, सक्रिय कारक के बाद में जो निष्क्रिय कारक है, जैसे जनक सामग्री मूल चट्टाने है ना, विकास की अवधि, स्थिति, जनक सामग्री यानी किसकी वजह से पैदा हुई है ना, प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसे चट्टाने, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर चट्टाने नहीं पढ़ाई आपने। इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो रॉक्स है। अगर आप चाहें तो मैं कंटेंट भी दिखा सकता हूं आपको। देखिए कहां गया, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है ये, देखिए रॉक्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसी के बाद में अपन ने कंटेंट ऐड कर रखा है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे रॉक्स कैसे बनी है। तो लोड मत लीजिए, मैंने कहा ना ये 7 दिन आप मुझे दीजिए, इसमें बहुत बड़े बड़े, जैसे अभी ये सॉइल एंड रॉक चला जाएगा, इसके बाद में माइंस एंड मिनरल्स जाएगा, बड़े जो चैप्टर्स हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक बात समझ में आई? कहां गया? ठीक है, जनक सामग्री के आधार पर चट्टाने बनी कैसे? चट्टानों के प्रकार, कुछ चट्टाने ऐसी हैं जो आग्नेय इग्नियस प्रकार की हैं, कुछ मेटामॉर्फिक प्रकार की हैं। सर हम जानते नहीं है ये आग्नेय कायांतरित क्या होती है, कोई मत जानो, केवल ये समझ लो। चलो, मृदा का निर्माण से पहले चट्टान का निर्माण हुआ। चट्टान कैसे बनी सर? अरे बेटा पहले लावा था कहीं। बोले लावा क्या होता है? अरे मैंने कहा पढ़ाया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जमीन के अंदर से जो फटके बाहर आ रहा है दैट इज लावा। बोले अच्छा, वो लावा जमा, सबसे पहले वो जब जमा तो चूंकि अग्नि जैसी आकृति से निकल कर आया था इसलिए आग्नेय कहलाया, इग्नियस कहलाया। अब वो जम गया। अब जमने के बाद में क्या हुआ? उसके अंदर परिवर्तन आने शुरू हुए। परिवर्तन आने शुरू हुए तो मेटामॉर्फिज्म हुआ। परिवर्तन मेटामॉर्फिज्म कहलाता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टाने, मेटामॉर्फिक चट्टाने, और इन्हीं के परिवर्तन से मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब मिट्टी का रंग कैसा है? मान लीजिए कोई मिट्टी, काली मिट्टी अगर है तो संभवतः वो बेसाल्टिक चट्टान के पिघलने से बनी है। तो चट्टानों का प्रकार आगे चल के बताएंगे। तो जनक सामग्री क्या है, पेरेंट मटेरियल क्या है, लोकेशन क्या है, ये हमने आपको अभी बता दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मृदा के जन्म लेने के कारण,
मृदा किस किस प्रकार की होती है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। उनमें फिर थर्ड फैक्टर आता है, दैट इज उच्चावच। सब ये क्या होता है? उच्चावच। हमने कहा ये होता है उच्चावच रिलीफ। रिलीफ का मतलब तो आराम होता है, हमने कहा वो वाला रिलीफ नहीं है ये रिलीफ का मतलब ये है कि जो स्थितियां आप जमीन पर देखते हैं, जमीन पर जो टोपोग्राफी आप देखते हैं, अब ये टोपोग्राफी सर पहले रिलीफ ही समझ में नहीं आ रहा था, टोपोग्राफी और बोल दिया। अरे भाई, जब हम किसी जमीन को देखते हैं तो जमीन में हम क्या देखते हैं? कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं चट्टान है, कहीं पठार है, कहीं गहरी झील है। तो जमीन पर जो सरफेस पर हम रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट पर हम रहते हैं, उस कॉन्टिनेंट पर जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं वो मृदा के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। बोले कैसे? हमने कहा देखिए, अगर कहीं पर ढाल बनी हुई है, किसी पर्वत पर आप गए, वहां पर ढाल बनी हुई, ढाल का मतलब समझ रहे, स्लोप बना हुआ है। तो अब चूंकि अभी मैंने बताया कि हिमालय से सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, स्लोप के कारण हुआ, कि पानी की वजह से वो स्लोप से मिट्टी निकलती चली गई। तो इस वजह से वहां से पानी लगातार मिट्टी बहाकर ले जा रहा है। तो मिट्टी बहाकर ले जा रहा है, इसलिए जो पर्वत की सरफेस है उस पर मिट्टी बहुत पतली परत में मिलेगी। लेकिन जब आप मैदान में पहुंच जाते हो, जैसे गंगा के मैदान में पहुंच जाते हैं, जिन्होंने गंगा के मैदान नहीं देखे, यूपी बिहार वालों, आप गंगा के मैदान में ही रहते हो। बोले सर हमने फिर भी नहीं देखे। अरे गंगा जी देख लेना, उसके किनारे पर जो टीले जैसी मिट्टी लगी हुई है ना, बिल्कुल वो गंगा का मैदान ही है, वही मिट्टी है। वो मिट्टी आ कहां से रही है? हिमालय से चल के आ रही है। हिमालय पर मिट्टी थोड़ी सी है, चिन्नी सी, इतनी सी पतली सी बारीक सी परत। क्यों? क्योंकि जितनी मिट्टी बनती है, अगली बार बारिश आती है उसको साफ करके नदी में ले जाती है और वो जाकर जमीन में जम जाती है। इसलिए मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है ना, वो अर्थ पर एक समान नहीं है। क्यों? कहीं ढलान है तो वहां पतली बारीक मिट्टी। यही कारण है कि जहां पर ढलान होती है वहां अच्छी कृषि नहीं हो पाती। आपने कई बार देखा होगा जहां पर खड़ीन कृषि की जाती है, वो क्यों है? असल में कुंटूर जिसको कहते हैं आप, वो क्या होता है असल में, कि असल में जब आप जमीन देखते हैं पहाड़ पर तो उसमें मिट्टी नहीं है। मिट्टी क्यों नहीं है? क्योंकि जो थी वो पानी बहा ले गया। फिर उससे क्या नुकसान हुआ? उससे प्लांटेशन कैसे हो? क्योंकि प्लांटेशन के लिए क्या जरूरी है? सॉइल जरूरी है। सॉइल में क्या होता है? वो वायु है। इसलिए कभी भी ढलान युक्त स्थिति पर कृषि नहीं होती है। सर ढलान युक्त स्थिति पर कृषि नहीं होती है, लेकिन हमने तो देखा है, आपने जो देखा है ना ढलान युक्त स्थिति पर कृषि को, वो सीढ़ी नुमा कृषि देखी है। आपने देखा होगा सीढ़ी बना बना करके। कैसे? अगर मान लीजिए कि ये एक पहाड़ सा पर्वत सा है, तो इस पर ऐसे करके लेवल बना दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े से लेवल, इस प्रकार से। अगर देखिए कभी सीढ़ी नुमा कृषि देखी है आपने? ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखे हैं? हाँ भाई, सभी को समझ में तो आ रहा है ना? एक बार पोल कर दीजिए, ऑल क्लियर। पता चल रहा है मैं दीवारों को ही पढ़ा रहा हूं। बोले सर हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना इतना कुछ पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बताइए जरा। हवा में तो नहीं चल रहा ना? चलो, मेजॉरिटी को समझ में आ रहा है, 70-75% लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी लोग ट्राई करेंगे समझने की। हाँ, चाय की खेती देखे हैं। दीपक फ्रॉम पाटलिपुत्र, 1.75 लाख बीपीएससी टीचर का एग्जाम अगस्त में है, सो प्लीज इंडियन फ्रीडम स्टार्ट करिए। फ्रीडम तो बहुत पहले मिल गई दोस्त हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ? टेरेस फार्मिंग समझ में आ रही है? टेरेस फार्मिंग क्यों की जाती है? तो उच्चावच का मतलब भी समझ में आ गया होगा। मिट्टी का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है। इसका फर्क किसमें पड़ गया? मिट्टी के निर्माण पर पड़ गया। ठीक है, अच्छा,
मृदा की परत का रंग कैसा होगा, मृदा की परिच्छेदिका कैसे होगी, यानी कि टेक्सचर कैसा होगा। टेक्सचर का मतलब है सर, टेक्सचर तो हम कपड़ों में कहते हैं, कपड़े का टेक्सचर कितना है। स्वाति लिखी सर कितना अच्छे से समझाते हैं। मैं बॉर्न टीचर हूं, मुझे आप संस्कृत दे दो, मैं संस्कृत समझा दूंगा। मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को समझाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बहुत बड़ी हेल्प कर रहा हूं, उसको ये परेशानी दूर करके। क्योंकि जब मुझे कोई अच्छे से समझाता था तो मुझे उसको देखकर बड़ा भाव पैदा होता था, यार इसने मेरा काम हल कर दिया। वही भाव मेरे अंदर रहता है कि जब बच्चों का मैं कोई काम बनाता हूं तो कोई तो याद रखेगा यार। जीवन में चाहे इतना सा ही कंटेंट हो लेकिन याद रखेगा कोई। ठीक है, अच्छा, तो मृदा का रंग कैसा होगा, मृदा दिखने में दिखेगी कैसी, दिखने में कैसी दिखेगी, टेक्सचर कैसा होगा। अरे हमने कहा भाई रेत के धोरे बनेंगे कि रेत सीधी दिखेगी, ये तो सब मैटर करता है ना। बोले हाँ हाँ हाँ, तो हमने कहा यही सब रिलीफ है। ठीक है, अच्छा, फिर होता है सर जैव पदार्थ। हमने कहा ये तो बता ही दिए, इंसान का मरना, पेड़ पौधों का मरना, इनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है सर, जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ता है। हमने कहा किस बात पर, मिट्टी के निर्माण पर जलवायु का। बेटा एज इट इज ना, मिट्टी के निर्माण का कारक 10 नंबर का क्वेश्चन राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के मेंस में जो पैक्टर में पढ़ाता जा रहा हूं ना, अभी कईयों को तो लग रहा है ये कर रहे होंगे, कई तो मुंह खोल खोल के। जब खुद से लिखने के ऊपर बारी आ जाएगी ना, जो मैंने पहले भी कहा था, आप में से कई लोग नोट्स नहीं बना रहे होते, ये जो फैक्टर मैं समझा रहा हूं ना, पेपर में जब सामने लिखा जाता है, मेंस के अंदर लिखा हुआ आया है मृदा निर्माण के कारक बताइए, अब बच्चे बगले ताक रहे होते हैं क्या लिखें क्या लिखें। देख लो आपको क्या जमता है। जलवायु, जलवायु से किस प्रकार से प्रभावित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जलवायु के 2 फैक्टर बहुत रेस्पॉन्सिबल है, तापमान और वर्षा। क्योंकि जलवायु असल में क्या है, क्लाइमेट क्या है, एक शॉर्ट स्पैन में जो टेम्परेचर और एयर का कॉम्बिनेशन है या फिर वाटर का कॉम्बिनेशन, दैट इज जलवायु। अब उस जलवायु के कारण वहां की मृदा कैसे प्रभावित हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आपको पता है लेटेराइटिक सॉइल क्या है, मैंने आपको पढ़ाया ना, मतलब एक दिन चर्चा भी कर रहे थे लेटेराइटिक सॉइल के बारे में। मैं बता रहा था कि चाय की और कॉफी की खेती के लिए वेस्टर्न घाट सबसे सूटेबल कैसे है। आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था कॉफी की कल्चर के बारे में, बाबा बुदान हिल्स के बारे में, अगर ध्यान हो तो जब वेस्टर्न घाट पढ़ा रहा था तब बताया था। मैंने आपको बताया था क्यों वो सूटेबल है, तो आंसर क्या है, क्योंकि वहां पर जितना तेजी से बारिश होती है उतना ही तेज टेम्परेचर पड़ता है। तो बारिश क्या करती है, उस पानी को पूरी तरह से बहा ले जाती है। तो परकोलेशन से वो बाहर आ जाता है, क्या, आयरन बाहर आ जाता है। आयरन बाहर आ जाता है तो लाल हो जाती है। पानी बहाकर चला गया और तेज टेम्परेचर है तो वो ब्रिक जैसी लाल हो जाती है मिट्टी। कैसी हो जाती है, जैसे ईंटें होती है ना, ईंटें, वैसी वो लाल हो जाती है। तो तापमान का असर देखिए, मृदा निर्माण में तापमान का कितना असर हुआ। दूसरा कारण देखिए तापमान का, एक क्षेत्र है जो कि तुलनात्मक रूप से ठंडा क्षेत्र है। ठंडे क्षेत्र में क्या होगा, जो पेड़ पौधे लगे होंगे वो जब परिपक्व स्थिति में पहुंचेंगे उनकी पत्तियां गिरेंगी, या सीजनल चेंजेस जब होंगे तब उनकी पत्तियां गिरेंगी। पत्तियां गिरी, मिट्टी में डली। अब जरा विचार करिए, पत्तियां मिट्टी में डली हुई हैं, ऐसा मिट्टियों को कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब पत्तियां डली हुई हैं बस यूं ही। क्या बात कर रहे हो, आप भी बताता हूं बेटा, एक एक चीज उदाहरण सहित बताऊंगा। वहीं लेकिन जब आप इक्वेटर की तरफ जाते हो तो भाई साहब जो पत्तियां गिरी वो तेज तापमान और बारिश के कारण पिघल करके बिल्कुल क्या बन गई, मल्च बन गई, और उसकी वजह से वहां पर खाद पैदा हो गया, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा हो गया। सर लेकिन हम तो इस दोनों बातों को थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे। आप कहना चाह रहे हो कि जो केरला साइड के जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो पत्तियां गिरती हैं वो नेचुरली खाद बन जाती हैं, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खाद बन जाती हैं, लेकिन हिमाचल साइड के, उत्तराखंड साइड के जो पत्ते गिरते हैं, क्योंकि वो तो टेम्परेट रीजन में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी खाद नहीं बनती। मैंने कहा एकदम सही कह रहा हूं। एक बालक बोला लाइक बटन हो तो यहां भी दबा दो भाई। लाइक बटन है ना अपने एप्लीकेशन पे, बाहर जाकर के एप्लीकेशन के बाहर जाते हैं तो वहां पे 5 स्टार का बटन है, वो दबाइए, बढ़िया से बताइए कैसा लग रहा है। अब आप पूछेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हिमाचल उत्तराखंड में खाद नहीं बनती। हमने कहां बनती है भाई, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा सुनो बेटा, आए साल मई में, जून में एक खबर आती है, और क्या, देहरादून के जंगलों में लगी आग। सुने हो कभी? हाँ सर सुने तो हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, नहीं सुना है ना तो अभी की अभी गूगल कर लो आप। बोले क्या बात कर रहे हो, जंगलों में आग।
हमने कहा और सुनो यार, अमेरिका में आए दिन आग सुनते हो कि नहीं सुनते? जंगलों में आग लग गई। बोले हाँ सर सुनते हैं, उसका क्या लेना देना है? अरे हमने कहा टेम्परेट रीजन में है आधे से ज्यादा अमेरिका। बोले फिर? हमने कहा इतना ठंड है कि उस ठंड के अंदर वो पत्ता पिघल ही नहीं रहा है गर्मी के कारण। तो बोले सर इसका मतलब क्या हुआ? दीपेंद्र सर आप एसएससी के बारे में बोलते, अबे एसएससी तो ग्रांटेड लेकर चलो दीपेंद्र की, एसएससी तो हो ही जाएगा, एसएससी तो हो ही जाएगा। एसएससी हमारे लिए कोई पहाड़ है ही नहीं, वो बायां हाथ है वो। तो इसमें तो सारा एसएससी, जब यूपीएससी पढ़ा दे रहे हैं तुम्हें, स्टेट पीसीएस लेवल पढ़ा दे रहे हैं, तो एसएससी है क्या? किस खेत की मूली, इसमें से बचेगा कहां? गजब आदमी तुम यार। समझ पा रहे हो? इसका मतलब वहां के पत्ते गिरे तो सही, लेकिन तापमान कम होने के कारण पिघलकर खाद में नहीं बदले। और वहीं दक्षिण भारत की तरफ पत्ते गिरे और तापमान के कारण वो ह्यूमस में बदल गए, उर्वरक में बदल गए। आई बात समझ में? जो मिट्टी का प्रकार बनकर आया वो ह्यूमस कहलाया। प्रेजेंट में कनाडा में आग लगी हुई है, देख लीजिए, हर प्रसाद लिख रहे हैं। अरे गूगल कर लीजिएगा, इतनी जगह आग लगी हुई है। क्लियर? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो तापमान कितना बड़ा फैक्टर है वो समझ लिया। अब वर्षा भी, वर्षा तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि वर्षा का प्रभाव तो कितनी मिट्टी का गिरने से लेकर के वाष्पोत्सर्जन से लेकर सबका होता है। टाइम तो यार हर चीज के लिए बड़ा कारक है। टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मिट्टी का निर्माण होगा। मिट्टी जितनी पुरानी होगी या जमीन जितनी पुरानी होगी, मिट्टी, बोले क्या बात करो, जमीन जितनी पुरानी होगी इसका मतलब सारी जमीन एक जैसी टाइम की? अरे हमने कहा नहीं भाई, हिमालय नया है, फोल्ड माउंटेन है, वहां के मिट्टी का प्रकार अलग है, दक्कन पठार का मिट्टी का कारक अलग है। बोले ओके। और सर मानवीय क्रियाएं क्या हो सकती हैं? मैंने कहा मानवीय क्रियाएं भाई साहब, वंस अपॉन ए टाइम यह माना जाता है कि बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर पहले प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने अपनी मवेशियों को चरा चरा कर, खेतों को जला जलाकर, झूम कल्टीवेशन के माध्यम से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के माध्यम से पौधे जलाए, मिट्टी बनाई, कृषि कर ली। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप और हमारे पास तो एक सबसे अच्छा फैक्टर क्या है कि हम थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी से, एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, हमें मालूम है, जानकारी है। लेकिन प्रकृति, जो वनवासी लोग हैं, उनके पास क्या होता है कि उन्हें प्राकृतिक ज्ञान है इस बात का। वो लोग क्या करते थे कि उन्हें पता था कि सबसे अच्छी खाद या फर्टिलाइजर क्या है। तो फर्टिलाइजर उनकी नजर में था कि किसी पेड़ को अगर जला दिया जाए तो पेड़ के अंदर इतना सारा कार्बन है, पोटेशियम है, सल्फर है, वो जब मिट्टी में डलेगा तो उससे मिट्टी एक तरह से नेचुरल मिनरल्स से भरपूर हो जाएगी। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक खाद बनाते समय राख का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए कई जगह पर झूम कल्टीवेशन, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, वो किया जाता है। पेड़ पौधों को जगा के राख बना दी जाती है, फिर वहां पर खेत बोया जाता है और उसमें फसलें उगाकर इंसान खाता है। आदिवासी और वनवासी जो लोग हुआ करते थे, उन्हें यह पता होता था कि भाई पहले हमने ये जगह यूज कर ली, अब आगे चलेंगे तो आगे का जंगल जलाएंगे और इस जगह बड़े पेड़ लगा देंगे ताकि भविष्य में ये जगह वापस ग्रो होकर जंगल बन जाएगी। अब हम आगे वाली जगह यूज कर लेंगे। इसलिए वनवासियों की वजह से कभी जंगलों को नुकसान नहीं हुआ ओवरऑल। लेकिन जब मानव को लालच बना, जब मानव लालची हुआ, उसको लगा कि यार जंगल जलाने तो हैं, दोबारा जंगल नहीं लगाने हैं। क्यों? क्योंकि इस खेत पर तो मैं घर बनाऊंगा, अगला जंगल जला करके वहां पर खेती करूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो एज इट इज रह ही गया, आगे की जगह और जल गई। तो ऐसी स्थिति में जंगलों का खात्मा होता गया, वन का उन्मूलन होता चला गया, अत्यधिक ग्रेजिंग, अतिचारण जिसे कहते हैं, जानवरों को खिलाते चले गए, वनों को हटाते चले गए और उस जगह पर मृदा का निर्माण होता चला गया। क्लियर? क्लियर है? देवांशी कोई बात नहीं बेटा, क्लास कुछ भी मिस नहीं हुआ, ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है? सर टेम्परेट में पत्ते नहीं पिघलते तो आग कैसे लगी? अरे निशांत प्राणी, वो पत्ते पिघल जाते तो मिट्टी बन गए होते, अब वो सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, अब किसी ने कोई चिंगारी लगा दी, या फिर सूखे पत्ते तो पड़े हैं लेकिन गल नहीं रहे, वो पड़े पड़े मिट्टी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं,
क्योंकि टेम्परेचर उन्हें बर्न नहीं कर रहा है। तो कोई प्राणी वहां गया आपकी तरह कैंप फायर करने, या फिर पत्थर आपस में टकराने से चिंगारी बन गई, आग पकड़ लिए। इतना तो दिमाग खुद से लगा लो, हमें लगा था लेकिन अभाव था। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इस कारण से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब मृदा बनती है तो असल में मृदा का निर्माण इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा होता है, यानी सॉइल अपने हॉरिजन से कुछ ऐसे दिखाई देती है। यानी जिस सॉइल पर अपन खेती करते हैं उसे सॉइल की ओ लेयर कहा जाता है। ओ लेयर से ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, जिसमें ह्यूमस भी है। ह्यूमस बोले तो प्राकृतिक रूप से पेड़ पत्तों के गिरने से बना हुआ कार्बनिक पदार्थ। उसके नीचे एक एक करके सॉइल के लेवल्स हैं। जैसे ओ के जस्ट नीचे वाली जो सॉइल है दैट इज टॉप सॉइल, जिसमें मिनरल्स भी हैं और ह्यूमस भी है। ह्यूमस क्या हुआ? कार्बनिक पदार्थ। उसके जस्ट नीचे ई एल्यूविएशन लेयर है, जिसमें लीच्ड मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऊपर की बारिश जब हुई तो पानी के इस लेयर से, इस लेयर में जितने भी मिनरल्स थे ये बहकर जो यहां तक पहुंचे लीचिंग के माध्यम से, परकोलेशन के माध्यम से, वो यहां तक उपस्थित हैं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि पॉल्यूशन के कारण अपन जो सॉइल पॉल्यूशन करते हैं उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई। सुना है कई बार, वाटर में आर्सेनिक की अशुद्धता बढ़ गई। बोले क्यों? बोले सॉइल पॉल्यूशन के कारण। सॉइल पॉल्यूशन ये कैसे हो गया? बोले आपने मिट्टी पर जो डाला, वो मिट्टी से जो अपन के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो मिट्टी में पड़े छोड़ देते हैं, इनमें से आर्सेनिक, कैडमियम ऐसी अशुद्धियां निकली, मिट्टी में डली, बारिश आई, बारिश में घुल करके आर्सेनिक मिट्टी के साथ बहता बहता नीचे चला गया। दैट इज लीचिंग, परकोलेशन। वो नीचे चला गया और नीचे जाकर के वो इस लेयर के अंदर पड़ा रह गया। आपने क्या किया? आपने ड्रिल करके पानी निकाला, ये पानी के अंदर और बहता चला गया, नीचे तक पहुंच गया। आपने पानी निकाला, वहां तक आर्सेनिक पहुंचा हुआ था, वो आर्सेनिक पानी में घुलकर आप तक आ गया जहर बन करके। आ गई बात समझ में? तो लीचिंग का जो मिनरल है वो कहां पर मिलता है? एल्यूवियल लेयर, एल्यूविएशन लेयर में मिलता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बी, तो ए बी, ये ABCD नहीं है, इसके नीचे बी हो गया। ठीक है, बी लेयर क्या है? सब सॉइल कहलाती है। तो ऊपर टॉप सॉइल, एल्यूविएशन सॉइल, सब सॉइल। इसमें डिपॉजिटेड मिनरल एंड मेटल सॉइल। इसमें क्या होता है? जो भी अपनी सॉइल है, जैसे अपन को मालूम है अर्थ के 3 हिस्से, सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो हमें क्या मालूम था? सबसे ऊपर अधिक मात्रा में क्या पाया जाता था? सिलिका और एल्यूमिनियम। फिर क्या पाया जाता था? सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे अंदर क्या पाया जाता था? निकल और आयरन। तो ये जो 3 लेयर है ना, इसमें जो सिलिका और एल्यूमिनियम वाला जो लेयर है वो यहां जाकर के सब सॉइल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यानी मृदा का जो खुद का ओरिजिनल कंटेंट है क्रस्ट का, वो यहां पर पाया जाता है। इसके बाद है पेरेंट रॉक, क्योंकि मृदा बनी कहां से है? रॉक के ऊपर सॉइल इरोजन से बनी है, मृदा पेडोजेनेसिस से बनी है। तो इस जगह जो प्रक्रिया है जिसको हमने मृदा क्षरण के लिए चट्टान का पिघलना जिसे कहा है, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वो असली चट्टान ये है जिसके ऊपर सॉइल बनी है, यानी चट्टान से ही सॉइल बनी है। उसकी सबसे पहली, जो सबसे युवा, सबसे नई जो मिट्टी है उसे सबसॉइल कहा गया है, और जो चट्टान है उसे पेरेंट रॉक कहा गया है। और पेरेंट रॉक के नीचे जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक, दैट इज बेड रॉक। बेड रॉक मतलब अभी सबसे निचले स्तर की है, उसे अभी तक क्लाइमेट ने, अभी तक बारिश ने, अभी तक मानवीय क्रिया ने, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस ने परेशान ही नहीं किया है। अर्थात अब सोचिए, सबसे नीचे बेड रॉक, उससे ऊपर की जो लेयर है यानी रॉक की वो लेयर जिसको मानवीय प्रक्रिया, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर, इनने परेशान करके घिसना शुरू कर दिया है, वेदरिंग शुरू कर दी है। उस प्रक्रिया के माध्यम से बना हुआ जो पार्ट है दैट इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक के अंदर हिस्सा घिसने लगा, घिस करके जो ऊपर का हिस्सा लेयर के रूप में बनने लगा, दैट इज सब सॉइल, दैट इज डिपॉजिटेड मिनरल विद मिनरल एंड सॉल्ट। इसमें भी जब और ऊपर का लेयर चलता चला गया, जिसमें मिनरल्स ऊपर से जो डल रहे थे वो पहुंचने लगे, तो वो लीच्ड मिनरल थे। इससे ऊपर मिनरल विद ह्यूमस थे और फिर ऑर्गेनिक थे। तो इन टाइप्स को आप याद कर लेंगे, ये सॉइल का हॉरिजन कहलाता है। सीधा 5 मार्क के पेपर में पूछा जाता है एज इट इज। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर समझ में आ गया हो अच्छी बात है,
नहीं समझ में आया हो तो इससे अच्छा मैं कर नहीं सकता, इतना ही मैं समझा सकता हूं, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आपकी राय क्या है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल इससे आगे के चैप्टर में मिलेंगे। कंटेंट आपको जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनको एज इट इज मिल जाएगा। क्लियर? अपनी पाठशाला की टी शर्ट बनाएं। यार ये हमसे किसी और ने भी कहा है। मनी बिल्कुल करेंगे बेटा। समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू।